हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्कृष्ट आर एस क्लासेस। तो यहाँ पर हम आज जो सीरीज़ लाए हैं क्वेश्चंस की वो है इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी का बेस जो है जीडीपी। और जीडीपी पे जो प्रश्न यहाँ पे मैंने बनाए हैं, यहाँ आपके लिए हैं, वो आपका जीडीपी का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे और आपके आने वाले आर एस प्री 2021 और यूपीएससी प्री 2021 के लिए भी आपके लिए लाभदायक रहेंगे। और साथ ही जहाँ पर इकोनॉमी इसका सिलेबस मेंशन होता है, जैसे आपका रीट का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर भी आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी के हिस्से के रूप में शामिल है। मतलब जो जीडीपी की परिभाषा दी जाती है, उस जीडीपी की परिभाषा में क्या क्या गतिविधियाँ आती हैं। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ कि अन्य देशों में भारतीय दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों में होने वाली गतिविधियाँ। दूसरा ऑप्शन है दो अलग अलग देशों के बीच एयर इंडिया की सेवाएं। तीसरा ऑप्शन है भारत के आर्थिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन। और चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय जल में भारत के निवासियों की आर्थिक गतिविधियाँ। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको जीडीपी की परिभाषा का बहुत छोटा रूप पता है तब ये आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो जीडीपी की परिभाषा मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता दूं कि आपने सामान्यतः पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है यहाँ, और भारत के मैप में हम सामान्यतः ये मानते हैं कि जीडीपी क्या होता है कि एक वर्ष में किसी देश की सीमाओं में होने वाला उत्पादन। और उत्पादन किनका? फाइनल गुड्स का, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, या तो जिन्हें सीधा उपभोग में लिया जाए, उपभोग वाले जिन्हें कंजप्शन गुड्स कहते हैं, और एक होते हैं कैपिटल गुड्स जिनका प्रयोग किन्हीं दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। ये आगे भी समझ लेंगे। तो फिलहाल आप भी परिभाषा पे ध्यान दीजिए कि किसी देश की सीमाओं में, जो यहाँ पर सीमा की बात हो रही है वो केवल भौगोलिक सीमा नहीं होती है। वहाँ पे सीमा का मतलब लिया जाता है घरेलू या आर्थिक सीमा से। और आर्थिक सीमा में केवल भारत की ये स्थलीय सीमा नहीं, यहाँ पर इसकी जलीय सीमा भी आ जाती है। साथ में भारत के किसी दूसरे देश में जो दूतावास बने हुए हैं वे भी आ जाते हैं। एयर इंडिया की जो उड़ान हैं जो विभिन्न देशों के बीच में होती हैं वे भी आ जाती हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर ये जो जल है EEZ, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, यहाँ पर अगर तेल क्षेत्र के भंडार मिल रहे हैं तो ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं जीडीपी में। तो हम स्पेस में सैटेलाइट छोड़ते हैं तो वो भी हमारे जीडीपी में शामिल हो जाता है। तो जीडीपी की जो परिभाषा है वो एक बहुत बड़ी परिभाषा है। तो इन सब चीज़ों के शामिल होने पर एक साल में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य प्राप्त होता है उसे जीडीपी में शामिल करते हैं। और इस हिसाब से यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं। तो जीडीपी के लिए यहाँ पर सही आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं कि देश की विभिन्न स्थानों और घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की जो यात्रा होती है वो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए योगदान देते हैं। मतलब फॉरेनर यहाँ जब घूमने आते हैं तो वो जो यहाँ पर खर्च करते हैं पैसा, तो वो भारत के किस सेक्टर में आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए टेक्निकली यहाँ पर क्या होता है, आपको एक कंसेप्ट समझा दूँ। मान लीजिए ये कोई देश है, यहाँ पर कोई वस्तु या सेवा बन रही है अंतिम रूप से। अब वस्तु अगर हम बनाकर किसी दूसरे देश को जब भेजते हैं तब इसे हम कहते हैं कि हमने निर्यात कर दिया। अगर इसे कोई विदेशी देश खरीदता है, अगर कोई विदेशी देश का नागरिक हमारे देश में आ जाता है उसी वस्तु और सेवा को लेने के लिए, तो भी वो टेक्निकली निर्यात का ही पार्ट माना जाता है। और इस हिसाब से जब विदेशी भारत के अंदर एंटर करता है और यहाँ की टूरिज़्म सेवाओं का या मेडिकल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आता है, तब वही निर्यात वाला कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो सबसे सही ऑप्शन बैठता है वो बैठता है निर्यात की। यहाँ पे टूरिस्ट आकर अगर सब पैसा खर्च करता है तो वो भारत के निर्यात के अंदर अपना योगदान देगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि जो तिमाही और वार्षिक जीडीपी के डेटा NSO द्वारा एक समय अंतराल के साथ जारी किए जाते हैं। मतलब NSO जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो ये जो डेटा जारी करता है जीडीपी और जीडीपी के, तो ये डेटा कितने समय अंतराल के बाद जारी
किए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा आपके लिए 2 महीने बाद। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी की मांग निम्न में से किस क्षेत्र से आती है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कंसेप्ट समझने के लिए कि जीडीपी का जो टोटल आप ये मानिए कि अंतिम वस्तुएं और सेवाएं किन के लिए बनाई जा रही हैं, क्योंकि जीडीपी की परिभाषा यही कहती है कि एक वर्ष में बनी समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, तो ये कौन इनकी डिमांड कर रहा है जिसके लिए ये बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला घरेलू क्षेत्र, मतलब हमारे जैसे आम लोग, हाउस होल्ड क्षेत्र, निजी क्षेत्र, प्राइवेट कंपनीज वाले क्षेत्र आ जाते हैं यहाँ पे, सरकार, और एक्सटर्नल मतलब बाहर के जो देश से बाहर रहने वाला क्षेत्र है वो डिमांड कर रहा है। तो बात यह है कि इन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मांग कर कौन रहा है। तो देखिए, मांग इन चारों क्षेत्रों के द्वारा ही की जाती है। फ़र्क ये होता है कि जो मांग की जा रही है वो या तो ऐसी वस्तुओं की है जिन्हें उपभोग कर लिया जाएगा, या ऐसी वस्तुओं की है जिन्हें आगे इनपुट के रूप में काम लिया जाएगा, जिन्हें कैपिटल गुड्स कहते हैं, और उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को कंजप्शन गुड्स कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दोनों का फ़र्क समझ लेना ज़रूरी है। जैसे कहें कि मान लीजिए कोई किसान है, किसान अपने खेत में गेहूं की फसल उगाता है और उसको वो किसी फैक्ट्री वाले को बेच देता है, और फैक्ट्री वाला उस गेहूं से आटा बनाकर, उससे ब्रेड बनाकर वो बाज़ार में बेच देता है। तब ये जो ब्रेड होगी, तब ये आपका अंतिम उत्पाद होगी, और ये किस तरह का उत्पाद होगी, जिसे उपभोग कर लिया जाएगा, ये आएगी कंजप्शन गुड्स में। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं कि मान लीजिए कि किसी क्षेत्र से लोहा निकला, लोहे से बना स्टील और अन्य लोहे के पार्ट, और इनका से बनाई गई मशीनें। अब ये जो मशीनें हैं ये कैपिटल गुड्स कहलाएंगी, क्योंकि मशीनों का जो उपयोग है वो वापस किया जाएगा और नई चीज़ों को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो फाइनल गुड्स होते हैं, अंतिम उत्पाद होते हैं, वो या तो उपभोग के लिए बनाए जाते हैं या बनाए जाते हैं उनसे आगे फर्दर प्रोसेस जारी रखने के लिए। तो यहाँ पर जो जीडीपी की मांग है वो घरेलू क्षेत्र से जो मुख्यतः मांग होती है वो होती है कंजम्पशन गुड्स की। तो प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, निजी क्षेत्र दोनों चीज़ों की डिमांड करता है, और ख़ासकर इसमें कैपिटल गुड्स ज़्यादा रहते हैं। सरकार कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स दोनों की डिमांड करती है, और बाहरी क्षेत्र में भी कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स दोनों की डिमांड रहती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा चारों। चलिए अगला प्रश्न की तरफ आते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसकी परिभाषा पे यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि ये सभी कंपनियों द्वारा जोड़ा गया मूल्य है, यह अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है, यह घरेलू, हाउस होल्ड, निजी, प्राइवेट, सरकारी, गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा अंतिम खपत मतलब उपयोग और निवेश व्यय और निर्यात आयात के शुद्ध योग है, और चौथा ऑप्शन है यह उत्पादन के चारों कारकों द्वारा प्राप्त आय है। तो यहाँ पर जीडीपी की जब परिभाषा देखते हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि ये जीडीपी को जब हम मापते हैं तो उसकी 3 विधियों से मापते हैं, आय विधि, व्यय विधि और जीवीए विधि। तो इन तीनों विधियों में ही ये सारे चारों ऑप्शन समाहित हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो भी आएगा उपरोक्त सभी। तो इसको मैं डिटेल से देखने के लिए आप वो जीडीपी पे लेक्चर देखिए तब, ताकि आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। और सामान्यतः आपको समझाना चाहूँ तो ये मान के चलिएगा कि देश की सीमाओं की अंदर होने वाले उत्पादन को जीडीपी कहा जाता है। तो उसमें कंपनियां भी आ जाएंगी, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं भी आ जाएंगी, घरेलू, निजी और सरकारी क्षेत्र भी आ जाएंगे, और उत्पादन के 4 कारक भी आ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है कि कैपिटल गुड्स अंतिम उत्पाद या माल है और इनका उपयोग इनपुट के रूप में नहीं किया जा सकता। अभी मैंने आपको बताया था कि जो जीडीपी में अंतिम उत्पाद की परिभाषा है उसके अंदर 2 तरह के उत्पाद हैं, एक तो कैपिटल गुड और एक कंजम्पशन गुड्स। तो यहाँ पे कैपिटल गुड की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका प्रयोग आगे नहीं किया जाएगा। जैसे पिछले उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि अगर मशीनें बनाई गई हैं
तो अंतिम माल तो हैं, तो पर क्या इनका उपयोग आगे नहीं किया जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका यहाँ गलत हो जाता है, नहीं इनका उपयोग आगे किया जाएगा दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में या मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ पे एक नया शब्द आया है, मध्यवर्ती उत्पाद। तो मध्यवर्ती उत्पाद या इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं कि इनका उत्पादन किया गया है लेकिन इसे किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने से पहले और अधिक रूपांतरित किया जाना चाहिए। देखिए, एक परिभाषा और समझिए वस्तुओं की कि मान लीजिए कि यहाँ से किसी किसान ने अपने फसल में गेहूं की फसल उगाता है, फिर वो किसी फैक्ट्री वाले को बेच देता है, वो इस गेहूं का आटा बना लेता है और इस आटे से फिर आगे ब्रेड तैयार की जा रही है। तो यहाँ पर ये जो गेहूं है ये तो हो गया रॉ मटेरियल आपका, और ये जो ब्रेड हो गई ये हो गई फाइनल प्रोडक्ट हो गया जिसका जीडीपी में मापन किया जाएगा। अब आटे का प्रयोग अगर डायरेक्ट ना करके, एक बार मान लीजिए ऐसी कल्पना कीजिए कि आटे को हम डायरेक्ट यूज़ ना करके केवल उससे ब्रेड ही बनाएं, तो जो आटा है वो कहलाएगा आपका इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती उत्पाद। तो ऐसा उत्पाद जिसे डायरेक्ट यूज़ में नहीं लिया जा रहा, उससे आगे किसी और प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो उसे कहेंगे मध्यवर्ती उत्पाद। दूसरे एग्जांपल से समझना चाहे तो इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई स्मार्टफोन की फैक्ट्री है, आप स्मार्टफोन बनाना चाहते हैं, तो स्मार्टफोन आपका फाइनल प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको कई कंपोनेंट चाहिए, आपको सेमीकंडक्टर भी चाहिए, आपको डिस्प्ले का गिलास भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब आप बनाएंगे तब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होंगे, इसका प्रयोग से फाइनल प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, तब ये आपकी क्या कहलाएंगे? इंटरमीडिएट गुड। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो कैपिटल गुड है वो मशीनें हैं और उनका उपयोग आगे किया जाता है, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन बी सही आंसर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की जीडीपी गणना में निम्नलिखित में से कौन गिना नहीं जाता? नहीं जाता, गौर कीजिएगा। अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधि और पुनर्निर्यात, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रश्न है, आपके आरएएस और यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि क्या जीडीपी की गणना में सामान्य भाषा में कहूँ इन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए ये औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं अर्थव्यवस्था में। तो देखिए, औपचारिक क्षेत्र तो वो होते हैं जिनकी आर्थिक गतिविधि, मतलब जो उत्पादन करते हैं, जो सेवाओं को बनाते हैं, वो सरकार के पास इसका लेखा जोखा होता है, सरकार के अकाउंट में पता होता है कि कितना उत्पादन हो रहा है सेवाओं और वस्तुओं का। जैसे मान लीजिए जितने भी स्टील प्लांट्स हैं, जितना भी आपके खाने के प्रोडक्ट्स हैं, पीने के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारे औपचारिक क्षेत्र में हैं, क्योंकि वो ब्रांडेड हैं, उनका नाम सरकार के पास है, सरकार के पास उनका लेखा जोखा जाता है, उत्पादन का जो वॉल्यूम है वो भी सरकार के पास जाता है। पर आप देखते हैं कि आपकी गली में रेहड़ी वाले, ठेले वाले, इस तरह के भी लोग हैं जो उत्पादन करते हैं सेवाओं का, पर उनका ब्यौरा सरकार को नहीं होता, तो वो कहलाता है अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक क्षेत्र। तो क्या अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधि को जीडीपी में शामिल किया जाता है? तो बिल्कुल शामिल किया जाता है, पर डायरेक्टली इनको हम काउंट नहीं कर सकते, केवल अनुमान लगाते हैं, और अनुमान के हिसाब से ये 30% है टोटल जीडीपी का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 30% क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र का है, जिससे हम इनडायरेक्टली रूप से जीडीपी की गणना में शामिल करते हैं, डायरेक्टली काउंट नहीं कर पाते। दूसरा ऑप्शन है क्या? पुनर्निर्यात। पुनर्निर्यात क्या होता है? पुनर्निर्यात देखिए, इसको कहते हैं री एक्सपोर्ट। तो री एक्सपोर्ट क्या होता है कि मान लीजिए कि भारत में आपको एक टीवी फैक्ट्री लगानी है, आपको टीवी बनाना है, तो आपने चाइना से कच्चा माल मंगाया, ठीक है, कच्चा माल का मतलब डिस्प्ले मंगा लिया, उसका प्लास्टिक बोर्ड मंगा लिया, सेमीकंडक्टर्स मंगा लिए, तो यहाँ पर क्या किया आपने, इसको असेंबल कर दिया और इसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी कुछ, और इसके बाद ये टीवी बना के आपने किसी अन्य देश को, मान लीजिए श्रीलंका को बेच दिया। तो इसके लिए क्या किया, इस पूरे प्रोसेस में आपने किसी देश से सामान मंगवाया, उसमें कुछ वैल्यू ऐड की, ठीक है, उसका मूल्य बढ़ाया और उसको आगे श्रीलंका को बेच दिया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई ये क्या कहलाती है? री एक्सपोर्ट। तो मान लीजिए 50 रुपये का सामान आपने मंगाया टीवी के लिए और 100 रुपये का टीवी बना के बेच दिया, तो ये जो 50 रुपये आपने ऐड किए, तो ये 50 रुपये काउंट किए जाएंगे जीडीपी में। तो कौन सा गिना नहीं जाता? तो ये गलत है, दोनों को ही यहाँ पर गिना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां, भारत में आर्थिक विकास जीडीपी में परिवर्तन द्वारा नापा जाता है। मतलब आर्थिक विकास को कैसे नापेंगे? स्थिर मूल्य पर बाजार कीमतें, वर्तमान मूल्य पर बाजार की कीमतें, स्थिर कीमतों पर कारक लागत और वर्तमान की कीमतों पर कारक लागत।
देखिए, हालांकि ये बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है, पूरी जीडीपी को समझे बाद इसका उत्तर दे सकते हैं, फिर भी आपको शॉर्ट में बता दूं। शॉर्ट में इसका आंसर ये होगा कि देखिए, पहले चारों शब्दों को आप समझ लीजिए। क्या होती हैं स्थिर कीमतें, क्या होती हैं बाज़ार कीमतें। ठीक है, स्थिर कीमतें मतलब कि जो बेस किसी भी जीडीपी में आधार वर्ष जो लिया जाता है उस पर जब कीमतों को नापा जाता है तब वो कहलाती हैं स्थिर कीमतें। ठीक है, इसके बाद वर्तमान कीमतें, यहाँ पे सॉरी मैंने बाज़ार लिख दिया। वर्तमान कीमतें होती हैं कि जब आधार वर्ष को ना लेकर, जैसे वर्तमान में 2011-12 आधार वर्ष है और हम वर्तमान के उत्पादन को यहाँ के मूल्य पे नापें तब वो कहलाएगी स्थिर कीमतें। और जब 2020-21 के उत्पादन को हम 2020-21 के रेट पर ही नापेंगे तब वो कहलाएगा वर्तमान मूल्य। तो फ़र्क समझ लीजिए, स्थिर मूल्य क्या कहलाएगा, 2020-21 के उत्पादन को हम किस मूल्य से गुणा करें, 2011-12 के, तब वो होंगी स्थिर कीमतें। और वर्तमान कीमतें होंगी जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब सेम जो वित्तीय वर्ष है उसी की रेट और उसी का उत्पादन। तो शॉर्ट में इतना ही समझ लीजिए, दो कंसेप्ट तो ये हैं, स्थिर कीमतें और वर्तमान कीमतें। एक होती है बाज़ार कीमत और एक होती है कारक लागत। अब इनमें क्या फ़र्क होता है, देखिए मान लीजिए आपको स्मार्टफ़ोन बनाना है, तो स्मार्टफ़ोन बनाने के लिए जो आपकी कॉस्ट आई जिसमें आपका प्रॉफिट भी शामिल है, मतलब इससे नीचे तो आप फ़ोन बेचेंगे ही नहीं। मान लीजिए 10,000 का आपको फ़ोन पड़ा तो ये आपकी हो गई कारक लागत। और बाज़ार कीमत क्या हुई कि जब इस 10,000 के फ़ोन को आप बाज़ार में उतारेंगे तो सरकार या तो इस पर टैक्स लगाएगी या इस पर सब्सिडी देगी, दो तरह की काम करेगी। ठीक है, मार्केट में दो ही तरह काम होते हैं। तो जब टैक्स और सब्सिडी को इंक्लूड कर लिया जाएगा तब वो बन जाएगी बाज़ार कीमतें। तो प्रश्न ये है कि एक्चुअल में जीडीपी को नापा कैसे जा रहा है। तो जीडीपी को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं बाज़ार की कीमतों का, और कौन से मूल्य पे, स्थिर मूल्य पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जीडीपी की, एक्चुअल में ये परिभाषा है वर्तमान में, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि भारत आर्थिक विकास का अनुभव कर रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होना चाहिए कि वास्तविक जीडीपी बढ़ रही है, नाम मात्र की जीडीपी बढ़ रही है, वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर कम हो रही है, या नाम मात्र की जीडीपी की वृद्धि दर बढ़ रही है। अब ये देखिए, यहाँ पे दो शब्द समझने वाले हैं, वास्तविक जीडीपी क्या होती है और नाम मात्र की क्या होती है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जब 2020-21 में जो वस्तुएं और सेवाएं बनी उनको 2020-21 के मूल्य पर ही माप लिया गया, तब वो हुई आपकी नाम मात्र की जीडीपी। और जब 2020-21 में जब चीज़ें बनी और उनको गुणा किया गया स्थिर कीमतों पे, मतलब एक आधार वर्ष लेके, जो भी मैंने पहले समझाया है, जैसे 2011-12, तो यहाँ का मूल्य और वर्तमान प्रोडक्शन जब इसको लेकर गुणा किया गया तो जो जीडीपी आई वो कहलाती है हमारी वास्तविक जीडीपी। तो जब भी भारत में आर्थिक विकास को नापा जाता है हमेशा वास्तविक जीडीपी को नापा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है, यदि कोई देश मंदी का सामना कर रहा है तो निम्नलिखित में से क्या कथन सही होगा। सेम ही सवाल है, बस यहाँ पर आर्थिक विकास की जगह मंदी आ गई। जब आर्थिक विकास को हम नाप रहे थे वास्तविक जीडीपी में वृद्धि के द्वारा, तो यहाँ पर वास्तविक जीडीपी में कमी से ही हम मंदी को नापेंगे। तो चलिए, आज की इस इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में इतना ही। और ये प्रश्न आपको अगर फिर भी समझ नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हालांकि इस पर मैं एक लेक्चर बाद में बनाऊंगा और इसमें जो भी आपको कठिनाई आए वो ध्यान रखिएगा और उसे नोट कर लीजिएगा। और ये आपका जीडीपी का बेसिक है। अभी हम जीडीपी के सिर्फ एक बेसिक परिभाषा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वहाँ से इन प्रश्नों को हमने बनाया है। तो कोई इतने कठिन प्रश्न नहीं है, जटिल प्रश्न नहीं है, बस कंसेप्चुअली जिसने जीडीपी को समझ लिया उसके लिए काफ़ी आसान है। तो चलिए, मिलते हैं अगली बार एक नई सीरीज़ के साथ। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।